युद्ध को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, नाटो टूटने की कगार पे है और इस बीच अमेरिका को ब्रिटेन ने बड़ा झटका दिया है। पश्चिम एशिया वॉर में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का ट्रंप को साफ इनकार। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए समिट करेगा ब्रिटेन। अगले हफ्ते ग्लोबल हॉर्मुज समिट करेगा ब्रिटेन और 35 देश इसमें शामिल होंगे जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करेगा। आपको यहां बताते चलें कि स्पेन, फ्रांस, इटली पहले ही ट्रंप से सपोर्ट वापस ले लिया है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान ही नहीं बल्कि नाटो से भी एक तरह का युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध में वो बैकफुट पर आ गए हैं। मेरे साथ बहुत ही खास अतिथि जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे साहब, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। डॉक्टर विजय सखुजा विदेश मामलों के जानकार हैं। जनरल पांडे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अब पूरी दुनिया इसी इंतजार में बैठी है कि भारतीय समय अनुसार कल 6:30 बजे ट्रंप अपने संबोधन में क्या कहेंगे। 20 मिनट का संबोधन वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप रमेश, आपने हमें बुलाया, आपका धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि जो भी चीज एक मंच के ऊपर बोला जाएगा, आज की लड़ाई जो है कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है। अगर आप देखेंगे तो हर स्टेटमेंट एक जो खास तौर से अमेरिकन सिस्टम हो, चाहे ईरान का सिस्टम हो या इजराइल का सिस्टम हो, जब ये बात करते हैं तो वो मैसेजिंग होती है एक अंडरलाइन, मगर हमें उनकी हरकतों पे और एक्शंस को देखना चाहिए। तो ट्रंप क्या बोलेंगे कल, और उसमें ज्यादा दम नहीं होता है, बट जो पीछे की जो कार्रवाई होती है। और कुछ ऐसा हो गया है कि आजकल हर देश और खासतौर से हमारे देश के जितने भी लोग किसी चीज को फॉलो करते हैं वो ये देखते हैं कि वहां पे उनके प्रेसिडेंट ने ये बोला और ये सारी चीजें जो उन्होंने बोली है वो उसी हिसाब से अचीव होंगी। एक मैक्सिमलिस्ट एजेंडा होता है, और जब भी आप लड़ाई में जाते हैं, चाहे एक जमीन को खरीदने के लिए जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो जो बेचने वाला होता है वो एक मैक्सिमम दाम लगाता है और जो खरीदने वाला होता है वो एक लोअर दाम लगाता है। उसी हिसाब से लड़ाई जब होती है तो उसमें एक मैक्सिमलिस्ट एजेंडा होता है। जो अटैक करने जा रहा है वो कहता है कि मैं सब कुछ कब्जा कर लूंगा, और जो डिफेंड करने जा रहा होता है वो तो मैं डिफेंड तो करूंगा ही करूंगा, मैं आपको ही बर्बाद कर दूंगा। तो जब कल ट्रंप जब बात करेंगे तो वो सिर्फ 2-3 चीजें बात करेंगे। उन्होंने ये बात करनी है कि किस हिसाब से उनकी जो आर्मी है, उनकी जो सबसे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, जो बोलते हैं मगर सच भी है, वो किस हिसाब से सक्सेस और इस पूरे मिशन के अंदर कामयाब रही है। और वो जो एक मिशन सेट किया था उन्होंने, और आप देखेंगे कि हमने रजीम चेंज करना है, और दूसरा था कि जो उनके पास में एक न्यूक्लियर काबिलियत है हम उसको खत्म कर देंगे, और अमेरिका के ईरान के पास में न्यूक्लियर नहीं होगा, वेपन बनाने का तरीका या उसके पास में क्षमता नहीं होगी। बिल्कुल। और तीसरा एक है बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्षमता है वो हम खत्म करते हैं। तो उसकी जो सक्सेस की कुछ जो अचीवमेंट्स हैं वो उसको बताएंगे। और चलिए, आप जनरल पांडे, आप ये कह रहे हैं कल वो अपनी पीठ थपथपाएंगे। देखिए साहब, जिस लिए हम युद्ध में गए थे वो हमने पूरा अचीव कर लिया है। जो टारगेट हमने सेट किए थे वो हमने अचीव कर लिए। हुदा जरीवाला भी हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत धन्यवाद हुदा जी न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। डॉक्टर विजय सखुजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो ट्रंप साहब बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका के लोग उन पर भरोसा करेंगे? खासकर तब जब वो जून 2025 में भी ये बात दोहरा चुके थे कि साहब हमने नतांज, इस्पाहान और फोर्डो में जो बंकर बस्टर बम गिराए हैं, हमने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आज वो फिर वही बात दोहराएंगे तो उनकी बात पे विश्वास करेगा कौन? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एक बहुत बड़ा मौका है आपने जैसे कहा कि पीठ थपथपाने का, और पर हमारा जो पब्लिक है, यूएस पब्लिक है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो दूसरी तरह की थी। आज जब युद्ध ग्लोबल स्तर पे पहुंच गया है, उनका मानना होगा किस तरह वो पब्लिक को सेटिस्फाई करें, किस तरह उनको एक काम डाउन करें,
जी बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। तो हम पब्लिक के लिए भी एक इमेज बनानी है। नवंबर में आपने कहा इलेक्शन है, उसको भी देखना है, उनके दिमाग में ये भी घूम रहा है। और वो ये भी ध्यान में रखेंगे किस तरह जो पब्लिक स्टेटमेंट जो देंगे वो एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट भी बनेगी, बिकॉज सब देश हैं वो देख रहे होंगे, नेटो पर्टिकुलरली उनको देख रहा होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। और कई बार क्या होता है, यू प्ले टू द गैलरी, यू हैव टू, जैसे आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो मैंने किया, जो मेरे 5 मकसद थे, लक्ष्य थे, वो मैंने पूरे कर दिखाए हैं और मैं 4 हफ्ते में अपना काम खत्म करके वापस आ गया हूँ और मेरा मैंडेट इतना था, मैं उतना कर रहा है। पॉलिटिकल एम अचीव हो गया, सिक्योरिटी एम अचीव हो गया, रजीम चेंज अचीव हो गई, तो अपने आप को थपथपाने का एक बहुत बड़ा मौका है। और पब्लिक भी देख रही होगी किस तरह ये, अमेरिकन पब्लिक भी चाहती है कि अब युद्ध खत्म हो, इसलिए अगर वो क्लोज करेंगे, आई थिंक उनके लिए एक अच्छा मौका होगा टू रीबिल्ड द इमेज जो उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एग्जिट का ये सबसे अच्छा मौका होगा, डॉक्टर शकूजा आप ये कह रहे हैं। हुदा जरीवाला जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि घरेलू दबाव में, बहुत ज्यादा दबाव के चलते अब ट्रंप साहब किसी भी तरह यहां से निकलना चाहते हैं? अब उन्होंने कह दिया साहब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो तेल चाहिए नहीं यहां से, जिसको चाहिए वो खुलवा ले, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर बचता क्या है? फिर वो एक तरफा ऐलान भी कर सकते हैं कि साहब हम विड्रॉ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से फरमाया कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो ये स्टेटमेंट दिया है कि जिसको तेल लेना है वो ले ले, वो बेसिकली उनकी हार दर्शाता है। वो ये दिखाता है कि वो वॉर में अपने इतने रोज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करके अब फाइनली ईरान से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ध्वस्त हो चुका है और इस तरीके का जो नार्सिसिस्टिक मेगलोमेनियक टाइप के जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स तो हम उनको कहेंगे नहीं क्योंकि वो लोगों को कहीं से लीड नहीं करते, बस एक शख्स जिसको लोगों ने पावर में चूज करके उस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बिठा दिया, उन्होंने अमेरिका की जनता का, दुनिया का इनफैक्ट जो ट्रस्ट तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प के लिए इससे बेहतर एग्जिट स्ट्रेटजी, इससे बेहतर पीछे हटने का कोई मौका नहीं है, जिसपे वो ये दिखाना चाहेंगे कि चिट भी अपनी पट भी अपनी। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया को पता है ये बात कि वो अपने घुटने टेक चुके हैं। ईरान से लड़ने के लिए अब वो अपने आप को पावरफुल नहीं समझते हैं। इजराइल की जो जंग जो लड़ रहे थे, पब्लिक जो इतनी तादाद में निकल के आ गई अमेरिका में, तो उसमें जाहिर सी बात है एक तो अपनी आगे की नवंबर में सीट भी उनको बचानी है, बट उससे कहीं ज्यादा जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जो अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, जो फ्यूल प्राइसेस, एलपीजी प्राइसेस दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट प्रेशर अमेरिका को, डायरेक्ट प्रेशर ट्रंप को आ रहा है। इधर ईरान ऑब्वियसली शुरू दिन से अपनी लड़ाई पर डटा हुआ है। ईरान का स्टैंड क्लियर है कि जंग हमने शुरू नहीं करी है, लेकिन खत्म हमारी शर्तों पे होगी। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मुज कभी से भी बंद नहीं था, इंडिया, चाइना, रशिया के लिए, दूसरी और कंट्रीज के लिए बंद नहीं था, लेकिन अमेरिका उसको खुलवाने में नाकाम रहा है। इसीलिए अब ट्रंप के लिए कोई और रास्ता नहीं बनता है। वो कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहता है कि आई एम बीइंग द बिगर पर्सन हियर। जाहिर सी बात है इजराइल और ट्रंप मिलके कहीं पे भी जी आप कह रही हैं एक अधूरे युद्ध को छोड़कर हो सकता है वो जीत का डंका पीटे और एग्जिट कर जाए, लेकिन जनरल पांडे एक बात और है, और एक और चीज चीज उनकी जो बहुत गहरी कोशिश थी कि कहीं से भी मिडिल ईस्ट को इस जंग में, जो जीसीसी कंट्रीज है, इसको जंग में घसीट ले। ना सऊदी अरेबिया ने, ना यूएई ने, कतर, कुवैत, किसी ने अमेरिका का ओपनली साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने बेसिस नहीं खोले, उन्होंने ये नहीं कहा कि आए अमेरिका और इजराइल अपनी जंग यहाँ इस बेस से लड़के जाए, तो वो भी उनकी कोशिश नाकाम रही। ठीक है जनरल पांडे, ठीक है उदा जी आपका पॉइंट आ गया। जनरल पांडे, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि साहब वो ईरान पे ही अपडेट करेंगे, तो 2 एग्जिट क्या कर सकते हैं एक साथ? वो एक एग्जिट कहें साहब मैं इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूं, दूसरा मैं नाटो से भी बाहर निकल रहा हूं, जो मेरे साथ का नहीं वो मेरे क्या काम का? नहीं, वो देखिए, सबसे पहली बात आपने नाटो के बारे में बोला। मैं एक नेटो का कोई वैल्यू नहीं है अगर अमेरिका नहीं है, ठीक है। और नेटो की जो वैल्यू थी वो जब एक बार सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो नेटो की वैल्यू तब खत्म हो चुकी थी, बिकॉज नेटो टेक्निकली एक क्या थे अलायंस था रशिया सोवियत यूनियन के बाद में के अगेंस्ट।
और जो भी कार्रवाई नेटो की आज की तारीख में हो रही है और अब तक हुई है, वो लोकल जबरदस्ती का है, एक अपना ताकत या धौंस दिखाने का है, जिसमें बाकी सारे पार्टनर्स का जो रोल है बहुत ही मिनिमल रोल है। वो अफगानिस्तान के अंदर भी फोर्स करके ले गए उसको, इराक के अंदर वॉर के अंदर सबके साथ में झूठ बोल करके बट ले गए जनरल कि भाई पांडे इस सद्दाम बार हुसैन के जितना पास में खुलकर मना किया है डोनाल्ड ट्रंप को, जब उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने में हमारी मदद करिए, उन्होंने फ्रांस से कहा, उन्होंने ब्रिटेन से कहा अपने बेसेस दे दीजिए, सबने बिल्कुल एक लाइन से मना कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ साहब। उसका उसका कारण ये है कि ट्रंप ने आने के बाद में मुझे लगता है कि ट्रंप को पता नहीं था कि इसको इस जंग के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर था, इकोनॉमी के ऊपर था। तो जब उसने वो टैरिफ का काम से उसने दो चीजें करी पूरे दुनिया के साथ। एक टैरिफ वॉर किया, उस टैरिफ वॉर के अंदर उसने जो सभी देश हैं उनके नेताओं की जो बहुत बेइज्जती करी, जिस तरह बातचीत करी, एक तरफ से उनको पोलराइज करके एक साइडलाइन में कर दिया। दूसरा जो काम किया, उसने बोला कि भाई हम इतना पैसा लगा रहे हैं नेटो के अंदर, आप सब अपना भी थोड़ा पैसा लगाइए। यूके, फ्रांस, सभी ने किसी ने भी कोई पैसा नहीं लगाया था इसके अंदर। उसने उनको फोर्स किया कि आप 5% ऑफ योर जीडीपी अपने इस नेटो अलायंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए लगाए। तो ये जब दोनों चीजें की गई हैं, इससे क्या हुआ, एक पोलराइजेशन हो गया। और वो ये चाहता था कि ये लड़ाई रुक जाए रशिया और यूक्रेन के लिए। उसने काफी कोशिश करी इन सबको मनाने के लिए, और वो लोग माने नहीं। जो एक पूरी रशिया से उन्होंने अपनी तेल की इकोनॉमी बंद करी, उन्होंने सब कुछ साइड में किया, उन्होंने अमेरिका के साथ में तेल खरीदना शुरू किया, गल्फ देशों के साथ में तेल खरीदना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि उनकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो इनका रिलायंस ऑन ट्रंप है वो खत्म हो गया। तो मैं हमको इस नजर से देखना है, ये इट इज नॉट रिलेटेड टू अमेरिका। ये जो इनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, मगर एक्चुअली नेटो की कोई वैल्यू नहीं है अगर अमेरिका ठीक है जनरल पांडे, आपने कहा कि साहब नाटो कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है अगर अमेरिका उसके साथ नहीं है। लेकिन पहली बार ये जो दरारें आई हैं खुलकर सामने आई हैं और ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर सखूजा, एक और बात सामने यहाँ पर आती है कि साहब एक तरफ हम कह रहे हैं युद्ध से एग्जिट करेंगे, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब क्या वो नाटो से भी एग्जिट करेंगे, और तीसरा पॉइंट जो वो बार बार कह रहे हैं कि साहब हमने उनकी मिलिट्री को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने उनकी नेवी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनके जो मिसाइल लॉन्चर थे 80% वो तबाह कर दिए हैं, उनके जो बड़े लीडर्स थे, आर्मी कमांडर्स थे, उनको खत्म कर दिया है। तो कल तो मुझे लगता है वो ये सब कुछ कहने जा रहे हैं। देखिए, नेटो का अगर देखा जाए, मेरा मानना है नेटो था, है और रहेगा। ये एक ऐसी ग्रुपिंग है, ये एक जिसकी एक हिस्ट्री है, जो रशिया के अगेंस्ट और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाई गई थी। और सोवियत यूनियन आज रशिया है, रशिया थ्रेट अभी भी है और रहेगा, और अब चाइना के साथ मिलके और बड़ा थ्रेट हो जाता है। तो नेटो का जो जहाँ तक का सवाल है नेटो का, वो रहेगा। ये अब इसके बाद डिस्कशन ज़रूर होगी, नेटो की एक और मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, पता किया जाएगा कि किस तरह एक रेमेडी फाइंड आउट की जाए। अभी गैप्स हैं इसके अंदर। वो उन्होंने बड़े तरीके से, ट्रंप साहब ने बड़े तरीके से उन सब कंट्री से 5% तक का बजट ले लिया था और सब कमिट हो गए थे। तो ये जो रशिया का जो डर है, आप देखिए पोलैंड ने क्या कहा कि वो पैट्रियट मिसाइल वापस नहीं देंगे रीडिप्लॉयमेंट के लिए। एक सिंपल रीज़न था कि रशिया का थ्रेट इंपॉर्टेंट है, चाहे स्पेन दूर है, पर उन्होंने भी मना किया। हर एक मन ही मन में जानते हैं कि नेटो को रशिया अमेरिका पे डिपेंडेंस रही है और रहेगी, और हमेशा के लिए ये परेशानी रहेगी उनके लिए। जिस तरह से बल्कि मेरे हिसाब से है कि सार्वजनिक पब्लिकली नेटो के नेताओं को जिस तरह से वो अपमानित कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने भी तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ा दिया है साहब। उनके व्यवहार ने बढ़ा दिया ज्यादा। तो ये देखिए, ट्रंप साहब का ये बड़ा एक स्टाइल है, वो किसी को भी चढ़ा भी देते हैं, उसी टाइम गिरा भी देते हैं। कई हार्श वर्ड्स बोले गए हैं। डिप्लोमेसी तो उनके लैंग्वेज में है ही नहीं, जिसके हम आदी हैं सुनने के। तो उनको अगर केयरफुली अगर हमने समझना है, वो एक हाथ में कहते हैं, एक हाथ में गरम और दूसरे में ठंडे के हिसाब से चलते हैं। तो ये नेटो है, रहेगा। बहुत गुस्से से बोला है, गुस्सा है उनका, जायज़ भी है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी।
ओके, हुदा जी आप बताइए, नाटो रहेगा? देखिए, नाटो वैसे भी कहीं ना कहीं इस जंग के बाद खासतौर से एक रिडंडेंट अलायंस बन चुका है। नाटो यकीनन रहेगा। अभी फिलहाल नाटो को खत्म करने का कोई रीजन ट्रम्प को नहीं समझ आएगा, लेकिन नाटो का इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कोई रेलेवेंस रहा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि नाटो जिन मकसद की वजह से बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं नाटो के जितने पार्टनर्स हैं वो इस वॉर में ही देख लें साइडलाइन हो चुके हैं। उनका कोई एज सच से नहीं था, उनका एज सच कोई लार्जर जो वर्ल्ड अफेयर्स है उसमें कहीं पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ऑब्वियसली नेटो का रेलेवेंस कम हो गया है, बट एट द सेम टाइम अब इस वॉर के बाद न्यू अलायंसेस फॉर्म होंगे, चाहे उसको किसी नाम के तहत नहीं एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाए, बट ईरान के साथ जो ये चाइना और रशिया आया था उसमें ऑब्वियसली एक बहुत ही ओपनली आउटराइट दे एक अलायंस बन के आया है, जिसमें कहीं ना कहीं क्योंकि यूक्रेन भी डायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट इस वॉर में खड़ा हुआ था, उसको अमेरिका ने कहा था कि आप नहीं तो अपने, जो ड्रोन मिसाइल- ईरान भी तो मुस्लिम कंट्रीज से कह रहा है कि हमें अपना एक ग्रुप अलग बनाना चाहिए करके, हमें क्यों अमेरिका की जरूरत है। वो तो यहां तक कह रहा है कि मान लीजिए कल के दिन अगर इजराइल सऊदी अरेबिया पे गोली बरसाता है तो क्या ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया को बचाने आएंगे इजराइल के खिलाफ? ऑब्वियसली इस वॉर में कहीं ना कहीं सारे जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनका एक स्टैंड तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, उल्टा हम अमेरिका की प्रोटेक्शन कर रहे थे इतने सालों। तो अगर ये अलायंस अब तक नहीं बने, कहीं ना कहीं कोट अनकोट अलायंस बनने की फिराक में जरूर है, इन प्रोसेस जरूर है। हो सकता है ओपनली आउटराइट दे अलायंस नहीं बने इस वक्त, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि जितनी जीसीसी कंट्रीज है उसने ओपनली अमेरिका इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, अपने बेसिस ओपन नहीं किए ईरान को अटैक करने के लिए, तो ये कोट अनकोट अनसेट अलायंस ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुका है। बस इसको एक ऑफिशियल ब्लॉक में कन्वर्ट करना बाकी है, जो शायद हो होदा शायद जी ना हो। Again, अभी बहुत सारी देखना ये diplomatic- होगा कि क्योंकि इस युद्ध के बाद एक ग्लोबल ऑर्डर की पूरी स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बिल्कुल। एक तरफ बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ ईरान लगातार डिनाइल मोड में है, कम से कम पब्लिकली डिनाइल मोड में है। अगर बातचीत नहीं हो रही तो फिर इतना भरोसा अमेरिकी राष्ट्रपति को बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्यों है? और जिस तरह से इस्लामाबाद जो है चीन पहुंचा है और वहां पर एक 5 पॉइंट मुद्दा सामने आया है, उसका क्या मतलब है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के एरबिल में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ब्रिटिश कंपनी कैस्ट्रोल के तेल टैंकरों पर हमला हुआ है। तेल टैंकों पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। उधर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का राष्ट्र के नाम संबोधन, जंग की वजह से चुनौतियां बढ़ रही हैं। पश्चिम एशिया में जंग का असर कई महीनों तक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पैनिक ना करने की सलाह दी है। एक्साइज ड्यूटी में 50% की कटौती का ऐलान किया है। लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की उन्होंने अपील की है। इधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का भी बड़ा संदेश सामने आया है। हिजबुल्लाह का समर्थन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, यानी हिजबुल्लाह को हमारा समर्थन जारी रहेगा। ये मुस्तफा खामनेई की ओर से संदेश सामने आया है। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला, तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी दूतावास के पास हमले से मचा हड़कंप। हमले के दौरान शेल्टर होम की तरह भागते दिखे लोग। राहुल डबास हमारे सहयोगी इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, कल सुबह भारतीय समय अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधन करेंगे, यहां पर उसकी क्या चर्चा चल रही है? देखिए, अगर यहाँ की चर्चा की बात करें तो यहाँ पर आईडीएफ और सीआईए के बीच में मतभेद है। बेंजामिन नेतन्याहू की टारगेट अलग है और डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट अलग है। दोनों के टारगेट में इस लिहाज से फर्क है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जो 600 से 700 किलो न्यूक्लियर इनरिचमेंट मटेरियल है, जहां संवर्धन लगभग 60% के आसपास हो चुका है, वो निकाल के लेकर आया जाए।
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को, खर्ग आइलैंड को कब्जा करके खुलवाया जा सके। यहाँ पर कोशिश ये है कि जंग जितनी लंबी चलेगी उतना बेहतर होगा, ताकि कई साल तक डिप्लीट किया जा सके, क्षमताओं को पीछा किया जा सके। जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, यानी नवंबर चुनाव के लिए, जंग जितनी जल्दी सिमटे उतना बेहतर है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी अक्टूबर में चुनाव में जाना है, लिहाजा दोनों की जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उनमें अंतर नजर आ रहा है और यही मतभेद है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई रास्ता निकाले ताकि जंग रुक जाए, क्योंकि वॉर फिटिक हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 से बीते 3 साल से आईडीएफ के जो सोल्जर थे वो जंग में हैं, स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है, तेल की कीमत 30 रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से एक दिन में बढ़ चुकी है। तो यहाँ भी लोग हैं जो परेशान है काफी हद तक। लेकिन राहुल, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप हर किसी भी स्थिति में यहां से एग्जिट करना चाहते हैं इस युद्ध से, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इमरजेंसी फंड इजराइल की संसद ने जारी किया है और जिस तरह से नेतन्याहू ने कहा उनके पास 21 दिन का भी प्लान और है, उन्हें कई और टारगेट हिट करने हैं, तो क्या अगर जो संबोधन कल कर रहे हैं उससे पहले क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा नेतन्याहू को? राहुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। ये क्या? जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि इसके पीछे की वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की इक्वेशन काफी अच्छी है। खास तौर पर जब राष्ट्रपति नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और सोर्सेज ये बताते हैं कि उसके पीछे ईरान की रिजीम हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो यहूदी है उन्होंने इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए फंड किया, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताया। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव इस आधार पर जिताया गया कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे। तो दोनों की इक्वेशन काफी अच्छी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के मालूम है कि 2 बार वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, जेडी वेंस हो सकता है उम्मीदवार हो, और जब वो राष्ट्रपति नहीं होंगे तो क्या तेहरान उन्हें जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि इससे पहले भी आत्मघाती हमला हो चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तो इक्वेशन अच्छी है, लेकिन जो पॉलिटिकल लायबिलिटी है वो दोनों देशों की अलग अलग है, दोनों देशों के चुनाव के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। बिल्कुल राहुल, जाहिर है, लेकिन ईरान को लेके ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही था कि ईरान में रजीम चेंज कराना, जो सोच रहे थे 2-3 दिन में हो जाएगा, वो नहीं हुआ और यहाँ फंसते दिख रहे हैं। एक और बात जो समझ में आ रही है राहुल, क्या कन्विंस कर पाएंगे नेतन्याहू कि कुछ समय और इस वॉर को आगे चलाया जाए? बिकॉज प्रेशर बहुत है, अमेरिका में प्रेशर बहुत है, नेतन्याहू को एक तरह से वहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कहना है कि साहब अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा इजराइल के युद्ध में खर्च किया जा रहा है, ये इजराइल का वॉर है, ये अमेरिका का वॉर नहीं है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को एक विंडो जरूर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं है, अगला रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन होगा, डेमोक्रेसी है अमेरिका, उस लिहाज से भी है। जेडी वेंस को अगर अगला रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना है राष्ट्रपति का, तो वो जंग को खत्म करवाने वालों में नंबर 1 बनना चाहेंगे। और जब जेडी वेंस एक तरीके से बातचीत की टेबल पे जाएंगे, तब उम्मीद की जा रही है कि भले 31 सेक्टर में बटा हुआ है, पश्कियान की पावर है, राष्ट्रपति है, पर उनकी चलती नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 दिन 10 दिन के अंदर जंग में युद्ध विराम करवाया जा सके, और जो 5-6 दिन का वक्त होगा तब। ओके राहुल, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। जनरल पांडे, एक और बात, जो कल जो संबोधन होगा, आप जानते हैं कि साहब मेजर स्टेक तो साहब इजराइल का था, क्योंकि इजराइल बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था कि किसी तरह अमेरिका को कन्विंस किया जाए ईरान के खिलाफ। जून 2025 में उन्होंने एक स्ट्राइक भी की थी वहां पर, उसके बाद अब पूरा युद्ध छेड़ा है। आपको लग रहा है कि उनसे बातचीत हुई होगी? अगर कल वो घोषणा करते कि साहब हम, जैसा कि ट्रंप ने संकेत कर दिए हैं कि साहब हमें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, हम यहां से बाहर निकलेंगे और 2-3 हफ्ते में सब निकलेंगे, तो इनको नेतन्याहू को कॉन्फिडेंस में लिया होगा? सबसे पहली बात यह है कि ये जो लड़ाई है ना, आप जो बता रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, दोनों के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। जब आप इस चीज को इस वजह से देखेंगे तो आप वॉर की जो जरूरत है आप समझ जाएंगे। ये अमेरिका की उतनी ही जरूरी वॉर थी जितनी इजराइल के लिए थी, और इजराइल के लिए नहीं, सऊदी अरेबिया के लिए, जो लोकल गल्फ कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं,
आप एक फ्रंट देख रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है आप उसको नहीं देख रहे। ये जो लड़ाई है, पहले जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो अगेंस्ट चाइना है, एक कंट्रोल लेने की है, ऑयल रिसोर्सेज, एनर्जी, रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और एक ये समय आ गया था, कहते हैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था, जिसमें अगर ये अमेरिका इन कुछ समय के अंदर ये पूरी कार्रवाई नहीं करता तो चाइना के साथ में जो उनका कंपटीशन है वो कहीं पे पीछे चला गया था पूरी तरह। सो ये एक रीगेनिंग ऑफ स्पेस चल रहा है। दूसरा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको देख के चलिए, और अमेरिका जो ये पूरी कार्रवाई कर रहा है वो इजराइल और गल्फ कंट्रीज के ऊपर चल के एक अपना मुद्दा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका तो एक तरीके से मान गया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक्चुअली इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक तो है, उन्होंने मान लिया था, बट फर्क किसको पड़ता था? इजराइल को पड़ता था, गल्फ कंट्रीज को पड़ता था। ओके। तो ये जो लड़ाई है, एक इजरायली जो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर 3 लेयर्स थे। उस 3 लेयर के अंदर अगर आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे, क्यों ये लड़ाई इस टाइम पे बहुत जरूरी थी। जो एक बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रोग्राम था कि हम 2027 तक 7000 मिसाइल ठीक बनाएंगे। है। आप ये सोचिए, आज 3000 मिसाइल के साथ में उसने ईरान ने पूरे बिल्कुल। कंट्रीज के ऊपर क्या कहर बरपाया है। और दूसरा उसका एम था न्यूक्लियर वेपन का। बिल्कुल। 450 जनरल पांडे, किलो के आसपास। ईरान की पूरी ताकत, उसकी मिसाइल, उसके ड्रोन और कहीं ना कहीं जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। मैं दोबारा आता हूं, इधर 14 से 18 अप्रैल के बीच कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म हो सकता है। जंग के अंतिम 3 से 5 दिन निर्णायक होंगे। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल पर इजराइल युद्ध रोकेगा। ईरान ने आखिरी प्रहार के लिए 300 मिसाइलें रिजर्व रखी हैं, ये कहा जा रहा है। 70 से 80 मिसाइल लॉन्चर से मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। 300 ईरानी रिजर्व मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना एक तरह से असंभव काम होगा। इजराइल के लिए 300 रिजर्व मिसाइलें घातक साबित हो सकती हैं। इजराइल का खर्ग आइलैंड के अलावा एनरिच यूरेनियम पर ज्यादा जोर है। जेडी वेंस अमेरिका ईरान वार्ता को लीड कर सकते हैं। युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू की बॉन्डिंग अच्छी है। ये सारी बातें पहले से सामने आ रही हैं। राहुल, एक और बात, ये अमूमन देखा गया है कि अगर ईरान मानता भी है तो पूरा प्रयास करेगा, और यही इजराइल भी प्रयास करेगा कि ज्यादा से ज्यादा विध्वंस फैलाएं एक दूसरे के खिलाफ। निश्चित तौर से जो आखिरी 1 सप्ताह या 5 दिन होंगे वो बहुत ज्यादा भयानक होंगे और बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले होंगे, क्योंकि लगभग 400 से ज्यादा ऐसे मिलिट्री टारगेट है जिन्हें एलिमिनेट करना जरूरी है इजराइल के लिहाज से। समस्या ये आ रही है कि जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उन तक सूचनाएं नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि 31 सेक्टर्स में बटे हुए हैं, और जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो कागज पर लिख के जा रही है। तो जो टेक्निकल इंटेलिजेंस काम करती है मोसाद की, आईडीएफ की, वो उन टारगेट्स को अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। तो वो लगभग 400 के आसपास ह्यूमंस भी है, साइंटिस्ट भी है, लोकेशंस भी है जो टारगेट पे लिए जाएंगे। अगर ईरान के लिहाज से बात करें तो उन्होंने लगभग 300 के आसपास ऐसी मिसाइल है जो इजराइल के लिए आखिरी 4-5 दिन के लिए बचा के रखी है। 70 के आसपास उन मिसाइल्स के लिए लॉन्चिंग स्टेशन भी है जो बचा के रखे हैं, जो अभी भी अंडरग्राउंड सिटीज के अंदर है। तो मान के चलिए कि आखिरी कुछ दिन बेहद भयानक होने वाले हैं। बिल्कुल राहुल, आप कह रहे हैं आखिरी दिनों में ज्यादा से ज्यादा विध्वंस करने की रणनीति पे काम करेंगे ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ। धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। डॉक्टर सखूजा, एक और बात जो सामने यहाँ पर आ रही है, हालांकि चीन का जिक्र आया, अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एशिया और यूरोप सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि दोनों को सबसे ज्यादा ऑयल यहीं से जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आ रही है, घरेलू मोर्चे पे ट्रंप पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा विरोध रिपब्लिकन ने तक उनका विरोध शुरू कर दिया है। मिड टर्म में उनको डर लग रहा है कि उनका क्या होगा। हो सकता है कि साहब अगर यहां स्थिति खराब रही तो उनको इंपीच भी किया जा सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं एक आदी हो गए हैं। आपको याद होगा बहुत साल पहले जब मेक्सिको को वायरिंग करनी थी, वॉल करना था, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक बवाल उठ गया था अमेरिका में। तो उनको एक तरीका समझ आ गया किस तरह से उन्होंने अपनी पब्लिक को संभालना है। मेरा मानना है कि अभी इस टाइम पे पब्लिक का बहुत बड़ा गुस्सा है, ये सेटल होंगे, वो समझेंगे, और इनके ऊपर अभी इनके पास टाइम है, जब तक नवंबर तक का टाइम है, पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि भी जो मैंने किया वो जो अमेरिका के इंटरेस्ट में था। एक उनकी स्टेटमेंट जो अब कई बार देते हैं वो लगातार आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब देखिए ईरान का कोई भी न्यूक्लियर वेपन हमारी तरफ नहीं आ पाएगा।
देखिए ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, जिसका डर था कि उनके अमेरिकन को और कहां से कहा था कि ईरान की जो जितनी भी मिसाइल हैं वो अमेरिका के लिए कभी खतरा नहीं थी। कल उनके रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि ईरान की मिसाइलें कभी अमेरिका के लिए खतरा नहीं थी। देखिए वो स्टेटमेंट है, वो तो रिपोर्ट है उसकी जिसके अंदर उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं था, पर कैपेबिलिटी तो बन रही थी। इस टाइम पे नहीं होगी, पर उनको अंदाजा था कि इतनी कैपेबिलिटी आ सकती है। तो ये उनके एक पॉइंट रहेगा, ये हमें देखना होगा। कल जब 6:30 बजे ये बोलते हैं कि इस बारे में कुछ कहा, क्या टिप्पणी करते हैं इस बारे में कि हमने न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी उनकी खत्म कर दी है, डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन सर ये तो आपने 2025 में भी कहा था। सवाल ये है कि आपकी विश्वसनीयता इस समय सबसे बड़ी, आपकी साख सबसे बड़ी क्वेश्चनेबल है इस समय। क्यों? क्योंकि अमेरिकी जनता को लगा था कि साहब ये व्यक्ति जॉब्स क्रिएट करेगा, इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाएगा, ये हमारा जो डेट है 39 ट्रिलियन के आसपास उसको कम करेगा। आपके टैरिफ का जो आपने शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाया, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया। आपने सोचा वेनेजुएला मॉडल आपका ईरान में चल जाएगा, वहां फेल हो गए। तो अल्टीमेटली जो आपने ऑब्जेक्टिव रखे थे वो ऑब्जेक्टिव से हटकर आप दूसरे ऑब्जेक्टिवों में लग गए, जो यहां भी आपको प्राप्त होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है आपके लिए मुश्किल तो है, लेकिन देखना यह होगा कि कल वो क्या कुछ कहते हैं। हुदा जी, आप सहमत हैं जो हमारे मेहमान ने अभी कहा कि साहब देखिए हमें जी, अभी इनका ये इस मौके ईरान पे की इस टाइम पे कुछ कहना मुश्किल है। क्या निकल के आता है? 6:30 बजे तक वेट करते हैं। साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी लोग मजाक में कह रहे हैं इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, पता नहीं ये ना कहते कि हमने वॉर जीत लिया, हम निकल रहे हैं। हाँ उदा जी बोलिए। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की आपने बात करी है कि वो ईरान के जो मिसाइल्स थे वो अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं थी, ये बिल्कुल सही बात है। ओमान से बाकायदा से बातचीत चल रही थी। पिछले साल ही जब अमेरिका ने इजराइल ने पंगे लिए थे ईरान से, तो वो उसमें इजरायली जो सिटीजन है वो बाहर निकल के आ गए थे। वे सॉरी ईरान, आपको याद होगा प्ले कार्ड्स वगैरह वो लेके सड़कों पे बाहर निकल आए थे। तो ये वाला वॉर कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर था। कोई इसकी वजह नहीं थी। पीछे से इजराइल ने जो पुश किया अमेरिका को, अमेरिका ने ये वॉर अपनी वॉर बना ली। कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का ये ट्रंप को लगा बहुत बेहतरीन तरीका है। ऑब्वियसली उसको ये नहीं पता था कि इस वॉर में उसको इतनी बुरी तरह से शिकस्त होगी। बट हुदा जी, अगर आप ईरान को भी देखें ना, हमास क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, हुती क्या है, आपका इराकी शिया मिलिशिया क्या है, उन्होंने जो प्रॉक्सी पाले थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वहां पर कितने लोगों, वहां ठीक है, वहां पर ह्यूमन राइट की क्या स्थिति थी, वहां पर आपके 200% आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, आप सारा पैसा खर्च अपने डिफेंस पे कर रहे हैं। ये किससे छिपा है साहब? इसका मैं जवाब देती हूँ। अमेरिका क्या वर्ल्ड का सीईओ है? अमेरिका को किसने ये अधिकार दिया कि वो दुनिया की जंग जाके लड़े या हर जगह अपनी टांग अड़ाए? ईरान में, इराक में जो हुआ था उसमें क्लियरली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले। ये ओबामा के टाइम पे साबित हो गया था। एक बात हमें बिल्कुल गांठ पाड़ लेनी चाहिए, जहां ऑयल होगा वहां अमेरिका टांग फंसाएगा। अग्री, तो क्यों अड़ाएगा? क्यों अड़ाएगा? उसको किसने ये अधिकार दिया है? हर जगह जाके वो जंग करवाता है। सीरिया में किस तरीके से उससे रेजिम चेंज करा के कितने लोगों को मरवाया है, वो सारी की सारी अभी बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है। इराक की कोई बहुत सदियों पुरानी कहानी नहीं है। लिबिया में ये बात हुई थी, सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर्स के ऊपर अपना ये जो लिबियाई करेंसी लाना चाहता था। अगेन आपने बिल्कुल सही फरमाया, इट इज अबाउट द ऑयल, इट इज अबाउट द मनी। तो कहीं ना कहीं अगर मिडिल ईस्ट के ऊपर भी अमेरिका को लग रहा था कि उसने अपने बेसिस बना के इन कंट्रीज को तो अपनी तरफ कर लिया है, तो इस वॉर में उसका वो नैरेटिव भी फेल हो गया। बट हुदा जी, मिडिल ईस्ट जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ है ये ट्रंप साहब से कह सके हमें आपकी छत की जरूरत नहीं है, अपने बेसिस नहीं, हम अपना बाहर निकल जाएंगे, हमें नहीं जरूरत है आपकी।
कौन सी जीसीसी कंट्री ने अपने बेस दिए कि आइए आप ईरान को अटैक करिए, आइए इजराइल आप ईरान को अटैक करिए, आइए अमेरिका आप अटैक करिए? नहीं दिए बेसिस। जस्ट द फैक्ट कि वो खड़े हुए अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट इजराइल, अपने आप में कहीं ना कहीं जीसीसी की यूनिटी दिखाता है और कहीं ना कहीं बैक एंड पे ईरान के लिए बट हुदा जी, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, ये चाहते थे कि साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी ताकत से ईरान पे हमला करें। और अभी तो आप रुकिए, अभी तो मुझे नहीं पता कल कहेंगे नहीं कहेंगे, पूरे वॉर का खर्चा भी इन्हीं से लेने वाले हैं जीसीसी कंट्री से। आप इंतजार करिए। सबसे बड़ा सबूत इस बात का कि कोई भी जीसीसी कंट्रीज ने अपने बेस खोल के इजराइल या अमेरिका को नहीं दिए। ये नहीं बोला कि ईरान को आप हमारे बेस से अटैक करो। आपने एमबीएस का वो एयरक्राफ्ट की पिक्चर्स देखी होगी जिसमें ट्रंप ने पहले इतनी घटिया बात कही थी एमबीएस के लिए, और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एयरक्राफ्ट की पिक्चर दिखाई कि ये देखो अमेरिका के एयरक्राफ्ट का ये असर हुआ है। और जिस बोइंग कंपनी से उसके पार्ट्स बनते हैं वो तो अभी बन भी नहीं रहे हैं। इन द सेंस कि उसको ठीक है हुदा जी, जनरल पांडे, ठीक है हुदा जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, मैं उसकी कदर भी करता हूं, लेकिन हमें ना थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। अब सवाल, ईरान ने भी साहब बहुत विध्वंस मचा है। ऐसा नहीं है कि साहब ईरान दूध का धुला है, बाकी सब खराब हैं, या इन्होंने जो किया वो सही किया। खैर इस बहस पे नहीं पड़ते हैं। तो असली बात ये है जनरल पांडे, एक तरफ हमने नाटो की बात की, जरा जीसीसी पे भी मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। ये रहेंगे अमेरिका के साथ? आपने एक बड़ा अच्छा सवाल, एक जवाब किसी ने दिया कि अमेरिका को कोई ये देश खुल के क्यों नहीं बोलता कि आप हमारी मदद मत करिए, ठीक है, आप यहाँ पे लड़ाई मत करिए। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कौन सा गल्फ कंट्री ईरान को ये बोल सकता है? जनरल पांडे, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। ईरान ने आज इजराइल पे फिर मिसाइलें दागी हैं। सुबह इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजे हैं। सुबह करीब 6:30 बजे यमन से भी मिसाइलें दागी गई है। 7:45 में ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान के इस हमले में 29 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जनरल पांडे, आप कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा गल्फ कंट्री ऐसा है जो ईरान को ये बोल सकता है कि ईरान, आप ये जो न्यूक्लियर की जो आप कोशिश कर रहे हैं आप मत करिए, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? कौन सा, और अगर आप ये न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की, हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये आप अमेरिका की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये आप इजराइल के लिए बना रहे हैं या सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज के लिए बना रहे हैं? दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स, बिल्कुल सही बात है कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो रीच है वो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती है। तो कौन सा गल्फ कंट्री ऐसा है जो ईरान को बोल सकता है कि आपने ये 2000 किलोमीटर की जो आपने मिसाइलें बना रहे हैं, 7000, 3000 आपके पास हैं, वो आप किसके लिए बना रहे हैं? उसमें सिर्फ एक टारगेट था, वो इजराइल के लिए है या बाकी सबके लिए है, ठीक है? तो तीसरी चीज ये भी है कि कौन सा गल्फ कंट्री उनको बोल सकता है कि आपने जो ये हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस को आपने सपोर्ट दिया हुआ है, पूरा पैसा लगा रहे हैं आप इसके लिए, पूरी कार्रवाई के लिए, आप इसको बंद करिए, कोई नहीं बोल सकता। देखिए, ईरान का अपना स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है और वो एक सॉवरेन पावर है। वो बट सर, ये दुनिया में डबल स्टैंडर्ड कब तक चलते रहेंगे? आप 900 बिलियन खर्च करें, जो 15 बिलियन खर्च कर रहा है, उससे आप कह रहे हैं कि तुम अपना सारा पैसा डिफेंस पे क्यों खर्च कर रहे हो? एक देश एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, दूसरा देश जिसके पास ऑलरेडी वेपन है, वो उससे कह रहा है भाई तुम हथियार नहीं बना सकते हो। ये तो बिल्कुल बात सही है। ये तो फिर वो तो आप कहीं भी चले आइए, जो पहले का पावरफुल है वो हमेशा पावरफुल रहेगा, और उसका इस्तेमाल जितना गल्फ कंट्रीज ने किया है, आप ये आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि वो अमेरिका फिर उनसे पेमेंट कराएगा। ऐसी बात नहीं है कि इसको आप, अगर आप गलत तरीके से लेंगे वो पेमेंट कराएगा। आफ्टर ऑल जो भी एक हथियार का वहां पे इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका की तरफ से, वो गल्फ कंट्रीज के लिए हो रहा है, राइट? पब्लिकली कोई भी गल्फ का जो मोनार्क है, किंग है, वो एक ओपन स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पे एक धर्म का भी इशू बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे एक मिलिट्री सेंसिटिविटी की धर्म, अमेरिका उसमें $1 ट्रिलियन खर्च करेगा, तो वो अपनी जेब से क्यों करेगा? बिल्कुल, उसके अंदर जिसकी जरूरत है वो सब उसके अंदर मिल बांटेंगे। और ये जो गल्फ के देश हैं कोई गरीब देश नहीं है। आफ्टर ऑल उसी पेट्रो डॉलर से अमेरिका के साथ रह के पिछले 70 साल के अंदर बहुत पैसा कमाया साहब,
उन्होंने जो बहुत सबने अपनी पैसा आर्थिक बनाया, उन्नति की riches है। बनाई वो सबकी बनी है। ओके। तो नेचुरली एवरीबडी विल शेयर। ये नहीं होता कि मैं अमेरिका जो है पूरी लड़ाई अपनी जेब से लड़ेगा और ठीक है, सबके सब ठीक है। ताली पीटेंगे। ये तो सबका। ओके, डॉक्टर सखूजा, मगर एक चीज बता दूं रमेश, लास्ट के and जो हाँ, प्लीज बताइए सर। 10 दिन होंगे लड़ाई से पहले, हाँ, वो सबसे खतरनाक होंगे। और ये लड़ाई का तरीका है, लड़ाई के पहले कुछ दिन और लड़ाई के लास्ट के कुछ दिन। चलिए, क्योंकि ये इसके अंदर जितने भी जनरल साहब, हथियार आपने हैं, अपने अनुभव से ये बहुत महत्वपूर्ण बात की। हुदा जी, आप कुछ कह रही हैं? आखिरी कमेंट फिर मैं डॉक्टर सखूजा से लूंगा। हाँ जी, और इस पे बस एक एड ऑन मैं ये करना चाहती हूँ कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें मिडिल ईस्ट का एक बहुत जीसीसी का एक बहुत अहम रोल इसलिए रहेगा क्योंकि अभी इनका जो एक नजरिया था कि कहीं ना कहीं अमेरिका को बेसिस देख के अमेरिका प्रोटेक्शन हमें देगा, वो जीसीसी कंट्रीज का जो नजरिया है वो बिल्कुल एक डेक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर के आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये न्यू जो ग्लोबल ऑर्डर आएगा उसमें मिडिल ईस्ट का अपना एक से ठीक है। होगा, जीसीसी कंट्रीज का अपना कहीं ना कहीं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग होगी। ओके, Obviously, जिस तरह ठीक से है। मेरे previous हुदा जी, speaker मेरे ने पास समय फरमाया समाप्त। कि डॉक्टर सखूजा, एक आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में। ये जो चाइना ने और पाकिस्तान ने कल बीजिंग में 5 पॉइंट्स की बात कही है कि साहब ये युद्ध तत्काल रुकना चाहिए, नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाना चाहिए, यूएन के रेजोल्यूशन के तहत बात होनी चाहिए, ये आप पे इसको दम या इस पे आपको दम लग रहा है, या आपने वो कहावत सुनी है, एक बंदर पूरे जंगल में घूम घूम के हल्ला मचा रहा था, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया, वो कहावत चल रही है? मैं बताऊं उसके बारे में? मैं आ रहा हूं सर। डॉक्टर सखूजा, देखिए, ये स्टेटमेंट कोई Sorry. सरप्राइज की तरह नहीं आई, क्योंकि ये एक तरीका है, जब भी दो देश मिलेंगे उस टाइम की करंट सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री जरूर देंगे। उनका ये कहना जो है 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, पर आप देखिए ईरान की तरफ से जो दावा हुआ है, वो कह रहे हैं सब जगह से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रस्ताव आ रहे हैं, पर हम किसी को नहीं देख रहे। हम सर, देख रहे हैं हमारे क्या नेशनल इंटरेस्ट सर, है। ईरान अभी में हमें भी एक और चीज देखनी है, ईरान में भी पावर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी आईआरजीसी नहीं सुन रही है। वाला है। अभी वहां जो मोस्ट पावरफुल, जो सबसे बड़ी ताकत कंट्रोल कर रहा है, वो आईआरजीसी कर रहा है। अगर आप देखें, आईआरजीसी सीधे रिपोर्ट करता था खामनेई साहब को। अभी मुस्तफा खामनेई साहब पब्लिकली आए नहीं है, उनकी क्या स्थिति किसी को नहीं पता, सिर्फ स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन अगर वहां पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं सुनी जा रही है, आईआरजीसी का टोटल कंट्रोल है, तो साहब ट्रम्प साहब किससे बात कर रहे हैं? और ये बीजिंग में जो कल बात हुई है, युद्ध चल रहा है ईरान में, चर्चा चल रही है बीजिंग में, ये किस लिए हो रही है ये किसी को नहीं पता। बहरहाल इंतजार करते हैं कल 6:30 बजे का। देश के, दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता जो हैं, कल क्या प्रेडिक्ट करते हैं ईरान के वॉर को लेके, हम सबके लिए बड़े कौतूहल का विषय है, पूरी दुनिया के लिए। आप मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।